जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सिलेक्शन फार्मूला में। तो साथियों, आज की क्लास हमारी हिस्ट्री से रहेगी और इस क्लास में हम पुष्यभूति वंश का इतिहास देखेंगे। पुष्यभूति वंश साथियों, पुष्यभूति वंश को वर्धन वंश भी कहा जाता है और इसका जो सबसे महान शासक है वो है हर्षवर्धन। तो आज की इस क्लास में हम पुष्यभूति वंश को या हर्षवर्धन को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो साथियों, पुष्यभूति वंश को समझने से पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बात करते हैं 6वीं शताब्दी के मध्य तक। तो 6वीं शताब्दी के मध्य तक जो गुप्त साम्राज्य था वो लगभग खत्म हो गया था और गुप्त साम्राज्य के बाद, या आप कह सकते हैं गुप्तोत्तर काल में, जिसे हम पूर्व मध्यकाल भी कह सकते हैं, तो गुप्तोत्तर काल में या पूर्व मध्यकाल में क्षेत्रीय भावना का विस्तार हुआ था, क्षेत्रीय भावना का उदय हुआ था और सामंतवाद नाम की एक नई चीज़ देखने को मिली। यानी कि गुप्तों के सावंत ही जगह जगह राज्य करने लगे थे, जिनमें कुछ प्रमुख राजवंश थे, जैसे बल्लवी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी, थानेश्वर के पुष्यभूति, मगध के परवर्ती और बंगाल में थे गौड़ उस समय। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं थानेश्वर के पुष्यभूति। ये जो पुष्यभूति वंश है ये वही वंश है थानेश्वर के पुष्यभूति। तो ये गुप्तोत्तर काल भी आप इसे कह सकते हैं। 6वीं शताब्दी के मध्य के बाद ये सब चल रहा है, जब गुप्तों का साम्राज्य खत्म हो गया। तो पुष्यभूति वंश के बारे में देख लेते हैं। तो साथियों, पुष्यभूति जो वंश है इसमें कई प्रमुख शासक हुए हैं, जैसे नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन। लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक है वो प्रभाकर वर्धन हुए हैं। वंश, वर्धन वंश का इतिहास, तो इसका संस्थापक, जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है साथियों प्रभाकर वर्धन को। अब प्रभाकर वर्धन की फैमिली के बारे में जान लेते हैं। तो इनकी पत्नी थी, उनका नाम था यशोमती, और इनके 2 पुत्र थे, एक राज्यवर्धन, दूसरे हर्षवर्धन, और एक इनकी पुत्री थी राज्यश्री। तो साथियों, ये 5 लोगों की बहुत ही अच्छी फैमिली थी। और आपने एक बॉलीवुड मूवी देखी हो, हम साथ साथ हैं, तो इनका परिवार भी हम साथ साथ हैं मूवी की तरह खुशहाल और खुश परिवार था। ठीक है, प्रभाकर वर्धन, यशोमती, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री ये अपने परिवार में बहुत ही खुश थे और इन सभी सदस्यों के बीच में अगाध प्रेम था। लेकिन समय का कालचक्र ऐसा घूमता है कि इनके परिवार पर, हर्षवर्धन के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उसकी शुरुआत कैसे होती है वो देख लेते हैं। तो जो प्रभाकर वर्धन है ये अपनी पुत्री की शादी किसी अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में करना चाह रहे थे। तो ये अपनी बेटी के लिए गृहवर्मन, जो कि उस समय मौखरी वंश के कन्नौज के शासक थे, गृहवर्मन या गृहवर्मा, इनसे इनकी शादी तय कर देते हैं और थोड़े समय बाद इनकी शादी कर देते हैं राज्यश्री की। तो राज्यश्री की शादी गृहवर्मन से हो जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन थोड़े से विचलित रहते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ का काफ़ी हिस्सा अपनी बहन के साथ बिताते थे, अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। तो बड़े भाई इनके जो राज्यवर्धन है वो हर्षवर्धन को समझाते हैं, भाई हर्षु, ये तो नियति है, हमें अपने घर की बहन बेटियों की शादी करनी पड़ती है, उनके लिए एक अच्छा वर तलाशना होता है, और ये सब हमने कर दिया है। तो हर्षवर्धन को थोड़ी सी तसल्ली हो जाती है और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ समय बाद ही क्या होता है, जो प्रभाकर वर्धन हैं साथियों, इनके पिता हर्षवर्धन के, ये बीमार पड़ जाते हैं और भगवान जाने इनको कौन सी बीमारी हो जाती है कि तमाम वैद्य, उस समय के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, वैद्य थे, सब लग जाते हैं, लेकिन इनकी जो बीमारी है उसको क्लियर नहीं कर पाते कि उनकी कौन सी बीमारी है, और उसका कोई इलाज भी नहीं कर पाते। और फाइनली बोल देते हैं कि इनको जो बीमारी है वो लाइलाज है, उसका इलाज नहीं हो सकता। धीरे धीरे जो प्रभाकर वर्धन है उनकी सेहत गिरती चली जाती है और वो अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इधर प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी है यशोमती, वो बहुत ही नेक दिल इंसान है, बहुत ही अच्छी महिला है। वो शादी के समय से ही एक प्रण कर लेती हैं कि मैं अपने पति प्रभाकर वर्धन के बिना जीवित नहीं रहूँगी, जब तक वो जिंदा है जब तक मैं जीवित रहूँगी, और अगर हम दोनों में से कोई दुनिया छोड़ के जाएगा तो वो पहले मैं जाऊँगी। मैं प्रभाकर वर्धन के बाद जीना ही नहीं चाहती हूँ। वो कुछ इस टाइप की उच्च चरित्र की महिला थी। तो जब उन्हें फाइनली पता चल जाता है कि अब प्रभाकर वर्धन ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहने वाले हैं, तो यशोमती क्या करती हैं, एक अलग चैम्बर में जाके, एक कमरे में जाके खुद का जला लेती हैं, आत्मदाह कर लेती हैं और अपने प्राण त्याग देती हैं। अब एक व्यक्ति जो सबसे पहले जिसको यशोमती के बारे में पता चलता है वो भागा भागा आता है राज्यवर्धन के पास।
और राज्यवर्धन को बताता है कि साहब बहुत बैड न्यूज़ है। तो राज्यवर्धन समझते हैं कि शायद मेरे पिताजी चल बसे हैं। तो राज्यवर्धन और हर्षवर्धन को जब माँ के बारे में पता चलता है तो भागे भागे जाते हैं अपनी माँ के पास और उन्हें वहाँ जाके देखते हैं तो माँ की हालत देखते हैं तो वो जब तक पूरी जल चुकी हैं और वो मर चुकी है। तो यहाँ पे यशोमती का चैप्टर क्लोज हो जाता है। ये खबर कुछ समय बाद यानी कि प्रभाकर वर्धन को भी पता चलता है कि यशोमती अब इस दुनिया में नहीं रही। तो उसके बाद प्रभाकर वर्धन तो पहले से ही अपनी बीमारी से जूझ रहे थे और कुछ समय बाद प्रभाकर वर्धन का भी चैप्टर क्लोज हो जाता है, प्रभाकर वर्धन भी मर जाते हैं। अब एक साथ कुछ ऐसा समय आता है, दुखों का पहाड़ ऐसा टूटता है कि हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों भाई अकेले पड़ जाते हैं। उनकी बहन की शादी हो गई है, बहन अपने ससुराल चली गई हैं, बाद में उनकी माताजी का देहांत हो गया है और कुछ समय बाद उनके पिताजी भी नहीं रहे। यानी कि एक साथ माता पिता का प्रेम उनसे दूर हो गया है, माता पिता का साया उनके सर से हट गया है और बहन की शादी हो गई है। इसके बाद हर्षवर्धन और राज्यवर्धन दोनों खुद को संभालते हैं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इतने में ही एक खबर आती है कि कन्नौज पर मालवा के शासक, उस समय मालवा का शासक था देवगुप्त ने शासक पर आक्रमण कर दिया ग्रहवर्मन पर और वो ग्रहवर्मन का चैप्टर क्लोज कर देता है, ग्रहवर्मन को मार देता है और जो राज्यश्री थी इन राज्यश्री को कन्नौज के ही जेल में डाल देता है। ठीक है, कौन? देवगुप्त। और देवगुप्त अकेला इस काम को नहीं करता है क्योंकि वो बहुत मजबूत राजा नहीं था, तो वो बंगाल के शासक शशांक का मित्र था और उसी के सहयोग से ये काम करता है। और ये खबर पता चलती है फिर बाद में राज्यवर्धन को। जैसे ही ये खबर राज्यवर्धन के पास आती है, राज्यवर्धन हर्षवर्धन से मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई हर्षवर्धन, अब तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी, तुम अपने इस राज्य को देखो यहाँ, और मैं वहाँ जाके कन्नौज में जाके उनको देखता हूँ और अपनी बहन को देखता हूँ जीवित है, मर गई या क्या है। तो राज्यवर्धन यहाँ से सीधा पहुँचते हैं और देवगुप्त पे जाके अटैक कर देते हैं। देवगुप्त को ये मार भी देते हैं, पराजित कर देते हैं, हरा देते हैं। लेकिन देवगुप्त का जो सहयोगी है गौड़ शासक शशांक, जो बंगाल का शासक है, वो आता है और दोनों की सेनाएं आमने सामने होती हैं, राज्यवर्धन की और शशांक की। अब शशांक राज्यवर्धन की जब सेना को देखता है कि ये तो बहुत बड़ी सेना है, विशाल सेना है, तो थोड़ा सा डरता है और सफ़ेद झंडे दिखवाना शुरू कर देता है। सफ़ेद झंडे जब दिखाते हैं ज़्यादा तो फिर इसका मतलब होता है कि युद्ध से पहले दोनों पक्ष आपस में बात करना चाहते हैं, या जो दिखा रहा है वो युद्ध से पहले दूसरी पार्टी से बात करना चाहता है। तो राज्यवर्धन फिर बात करना उचित समझता है और दोनों पक्षों में वार्ता होती है। वार्ता में जो शशांक है वो राज्यवर्धन से माफ़ी मांगता है और बोलता है कि हम कन्नौज भी आप ले लो, अपनी बहन को भी ले लो, उनको भी हम मुक्त कर देते हैं जेल से, अभी की अभी निकाल देते हैं, लेकिन युद्ध मत करो क्योंकि दोनों साइड से युद्ध में बहुत सारी जनहानि होगी, बहुत लोग मारे जाएंगे और हमें माफ़ कर दीजिए। राज्यवर्धन थोड़ा सा उसकी बातों से राजी हो जाता है। तो शशांक बोलता है कि भाई चलो अब सब बात हो गई है तो पार्टी तो बनती है, मतलब चलो साथ में बैठ के खाना पीना खाते हैं। जब खाना पीना खाने राज्यवर्धन उनके पास जाते हैं तो रात शाम के खाने के वक्त उनकी सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है और शशांक उसका फ़ायदा उठा के राज्यवर्धन का भी चैप्टर क्लोज कर देता है, राज्यवर्धन को भी मार डालता है, हत्या कर देता है उनकी। अब पूरे परिवार, जो कि कुछ समय कितनी हैप्पी फैमिली थी, अब उसमें बस एक ही सितारा बचता है, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के अलावा कोई नहीं है और हर्षवर्धन के पास जीने की एक उम्मीद बचती है, उनकी बहन राजश्री, जिसके बारे में हर्षवर्धन को जानकारी मिलती है कि राजश्री जिंदा तो है लेकिन वो जेल के अंदर जिंदा है। अब हर्षवर्धन को पता चलता है भाई गए, माताजी गई, पिताजी गए, जीने का कोई उद्देश्य तो है नहीं, पर पता ही नहीं मेरी बहन का क्या ही हाल होगा, जाके बहन को बचाना है, बहन को देखना है। अब हर्षवर्धन अपनी विशाल सेना लेकर वहाँ से चल देते हैं और सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण कर देते हैं। और कन्नौज पर आक्रमण करने के बाद शशांक को जब पता चलता है कि हर्षवर्धन वहाँ से आ गए हैं तो शशांक वहाँ से भाग जाता है। शशांक को ये पराजित कर देते हैं, कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है, यानी कि शशांक, लेकिन स्पष्ट जानकारी ये नहीं मिलती कि हर्षवर्धन शशांक को मार देते हैं, ये कहीं भी जानकारी नहीं है। तो हर्षवर्धन कन्नौज पर अपना अधिकार कर लेते हैं और हर्षवर्धन जब वहाँ देखते हैं, उधर एक कहानी साथ में ही साथियों और चल रही है। हर्षवर्धन वहाँ अटैक करने जा रहे हैं कन्नौज पे, उधर कोई एक भला व्यक्ति है जो कन्नौज की जेल में जो राज्यश्री बंद है उनको बता रहा है कि आपको मारने की योजना बनाई जा रही है। तो किसी भले व्यक्ति की सहायता से वो जेल से भागने में सफल हो जाती हैं और वो जंगलों में जाके छिप जाती हैं।
अब हर्षवर्धन के सामने एक और नया चैलेंज आ जाता है कि राजश्री को ढूंढा कैसे जाए। कन्नौज को जीत तो लेते हैं लेकिन वहाँ बहन नहीं मिलती है, तो एक बौद्ध बिच्छू इन्हें मिलता है हर्षवर्धन को, और वो बौद्ध बिच्छू बताता है कि जंगल में यहाँ तुम्हारी बहन है राजश्री, और वो बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं, और वो मरने की कहती हैं। हर्षवर्धन वहाँ जाते हैं तो उस समय का सीन देख के हर्षवर्धन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजश्री भी यही सोच रही थी कि मेरे पिता नहीं रहे, माता नहीं रही, और मेरा भाई भी मारा गया है राज्यवर्धन, अब बस एक भाई हर्षवर्धन बचा है। पता भी नहीं है कि वो बचा है या नहीं बचा है, उसने अटैक किया इतनी सूचना तो है, वो हुआ क्या ये पता नहीं। तो उस समय राजश्री चिता जला के सामने बैठी हैं और उसमें कूदने ही वाली होती हैं कि उसी समय एक बॉलीवुड टाइप में एंट्री होती है हर्षवर्धन की संयोग से, और हर्षवर्धन अपनी बहन राजश्री को बचा पाते हैं। राजश्री को बचाकर हर्षवर्धन वापस लाते हैं कन्नौज और कन्नौज की गद्दी पर बैठाते हैं। तो चीनी साहित्य से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन और राजश्री सिंहासन पर दोनों साथ साथ बैठते थे। इसका मतलब है साथियों, हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री को ही सिंहासन पर बैठाया, उन्हीं से राज करवाया, और खुद को उनके संरक्षक के रूप में रखा और राज्य की देखभाल करते रहे। ठीक है साथियों, तो ये थी हर्षवर्धन की कहानी। बाद में हर्षवर्धन की महत्वाकांक्षाएं थोड़ा सा बढ़ जाती हैं और हर्षवर्धन कन्नौज के बाद उत्तर भारत के अड़ोस पड़ोस के सभी राज्यों पर अटैक करते हैं और सभी राज्यों को जीत लेते हैं। तो साथियों, ये थी हर्षवर्धन की कहानी। अब हम आगे जो भी हमने पढ़ा है, जो भी कहानी में के रूप में सुना है, स्लाइड पर देख लेते हैं। गुप्तोत्तर काल या पूर्व मध्यकाल। साथियों, 6ठी शताब्दी के मध्य तक जो गुप्त साम्राज्य वो समाप्त हो गया था। इसके बाद सामंतवाद की जो नई क्षेत्रीय भावना है, क्षेत्रीयता की भावना, उसका उदय हुआ था। ठीक है, और इस समय पे कुछ प्रमुख राजवंशों ने शासन किया है, लेकिन जो संपूर्ण भारत को किसी भी राजा ने एक सूत्र में नहीं बांधा है। ठीक है, तो गुप्त वंश के पतन के बाद बहुत सारे राजवंश चर्चा में आए, जिनमें बल्लभी के मैत्रक, कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के पुष्यभूति। हम इन्हीं को तो पढ़ रहे हैं, थानेश्वर के पुष्यभूति। ठीक है, आगे मगध के परवर्ती गुप्त और बंगाल के गौड़, ये जो राजवंश थे उत्तर भारत पर राज्य कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं थानेश्वर के पुष्यभूति। इसको हम वर्धन वंश भी कहते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत के राजवंशों में जो थानेश्वर का पुष्यभूति वंश है, ये सर्वाधिक शक्तिशाली और महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। ठीक है, इतिहास में इसी राजवंश को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक है वो पुष्यभूति था। ठीक है, यह गुप्तों के सामंत थे। इनकी बात करें तो ये गुप्तों के सामंत थे साथियों, और वैश्य जाति से संबंधित थे। इनमें जो प्रमुख हुए हैं वो नरवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, ये प्रमुख शासक हुए हैं। और अब आगे की कहानी हमने जो भी पढ़ी थी, जो इसका वास्तविक संस्थापक था प्रभाकर वर्धन, यहाँ से पढ़ी थी साथियों। तो इनको देख लेते हैं प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन, इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। ठीक है, इनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी जिनका नाम था राज्यश्री। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी प्रभाकर वर्धन की, वो थी साथियों थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ पे है? हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन ने राजस्थान पर भी अटैक किए हैं। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री किसका? राज्यश्री का किसके साथ विवाह किया था? तो वो राजा था मौखरी वंश का, नाम था गृहवर्मन। तो प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक गृहवर्मन से कर दिया, जो कि उस समय कन्नौज का शासक था। प्रभाकर वर्धन की मौत हो जाती है साथियों, किससे? बीमारी से। ठीक है, और इसी से आहत होकर, उन्हीं की बीमारी से आहत होकर जो उनकी पत्नी है यशोमती, वो आत्मदाह कर लेती हैं। ठीक है, उसके बाद जो मालवा का शासक है देवगुप्त गृहवर्मन की हत्या कर देता है, यानी राज्यश्री के पति की। गौड़ शासक शशांक राज्यवर्धन, यानी कि हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। एक बार इस स्लाइड से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उन्हें रिपीट कर लेते हैं। वर्धन वंश का वास्तविक संस्थापक है प्रभाकर वर्धन, उनकी पत्नी का नाम है यशोमती, इनके 2 पुत्र हैं राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, पुत्री है राज्यश्री।
ये 3 इनकी संतानें हैं साथियों, ठीक है। और इनकी राजधानी है थानेश्वर। कहाँ पे ये थानेश्वर? हरियाणा में। प्रभाकर वर्धन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसने राजस्थान पर भी अटैक किया है और इसने राज्यश्री का विवाह किसके साथ किया है? गृहवर्मन के साथ। और इनकी जो पत्नी है यशोमती, उन्होंने क्या किया था? आत्मदाह करके अपने प्राण त्याग दिए थे। देवगुप्त जो कि एक मालवा का शासक है, उसने गृहवर्मन की हत्या कर दी। और गौड़ शासक जो शशांक, उसने हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन, इनका जो समय रहा है वो रहा है 606 से 647 ईस्वी के बीच में। ये हर्षवर्धन आपको यहाँ दिख रहे हैं। हर्षवर्धन कब राजा बने? तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में ये राजा बन गए थे। ठीक है, थानेश्वर की गद्दी पर बैठे थे हर्षवर्धन। हर्ष का जो साम्राज्य था साथियों, वो सामंती संगठन पर आधारित था। हर्षवर्धन ने कुछ महत्वपूर्ण उपाधियां धारण की, जिनमें परम भट्टारक, महाराजा धीराज, शकलो उत्तरापथीश्वर यानी पूरे उत्तरापथ का स्वामी, सकलो उत्तरापथीश्वर, चक्रवर्ती, परमेश्वर, ये उपाधियां इन्होंने धारण की। एक चीनी यात्री था हेनसांग। हेनसांग किसके शासनकाल में आया? ये क्वेश्चन आता है, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था हेनसांग। रिपीट करते हैं स्लाइड के महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो हर्षवर्धन ने कब राज्य ग्रहण किया? 606 ईस्वी में, 16 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, और इनकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी हर्षवर्धन की उपाधियां महत्वपूर्ण है, परम भट्टारक, महाराजा धीराज, शकला उत्तरापथीश्वर, चक्रवर्ती और परमेश्वर। ठीक है, ये इनकी उपाधियां हैं। और जो हेनसांग है वो किसके दरबार में आया था? किसके शासनकाल में आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसांग, जो कि चीनी यात्री है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं जो हर्ष के समय की सारी विस्तृत जानकारी है वो हमें बाणभट्ट की एक पुस्तक है हर्षचरित। तो हर्षचरित से हमें ये पूरी जानकारी मिलती है। एक पुस्तक और है साथियों, राजतरंगिणी कल्हड़ की, यहाँ से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। चीनी स्रोतों से हमें पता चलता है कि राज्यश्री और हर्षवर्धन ये दोनों साथ साथ गद्दी पर बैठते थे। इसका मतलब है, मैं आपको बता चुका हूँ, उसने कन्नौज की साम्राज्ञी के रूप में अपनी बहन को बिठाया गद्दी पर और हर्षवर्धन खुद उसके संरक्षक के रूप में तैनात हुआ, संरक्षक के रूप में गद्दी पर बैठता था। ठीक है, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी भी चेंज की थी। तो वो कहाँ की थी? ये अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ ले गया था? कन्नौज ले गया था साथियों, ताकि ये अपनी बहन की अच्छे से मदद कर सके। ठीक है, कन्नौज को महोदया या महोदया श्री, ये दो नाम हैं, इन नामों से भी जाना जाता है। जल्दी से रिपीट करते हैं। जो हर्ष की जानकारी है वो हमें बाणभट्ट की हर्षचरित से मिलती है और कल्हड़ की राजतरंगिणी से भी हमें हर्षवर्धन के बारे में बहुत सारी सूचनाएं मिलती हैं। चीनी स्रोतों से हमें पता चलता है कि हर्षवर्धन और राजश्री दोनों एक साथ गद्दी पर बैठते थे। हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित कर ले गया? तो कन्नौज में ले गया था साथियों। ठीक है, कन्नौज को दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, महोदया या महोदया श्री, इन नामों से भी कन्नौज को जाना जाता है और वर्तमान में कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हर्ष के राज्य का विस्तार। हर्ष के राज्य का कहाँ से कहाँ तक विस्तार है? तो हर्ष ने संपूर्ण उत्तर भारत को जीत लिया था। हर्ष ने शशांक गौड़ शासक को पराजित कर दिया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, उत्तरी भारत के अन्य राज्यों को भी धीरे धीरे इसने अपने अधीन कर लिया था। साथियों, जब हर्षवर्धन कन्नौज जीत गया, अपनी बहन को वहाँ की साम्राज्ञी बना दिया, खुद भी गद्दी पर बैठ गया, तो धीरे धीरे उसके बाद ये महत्वाकांक्षी होता गया और फिर इसने कन्नौज के आसपास इधर उधर के छोटे मोटे बड़े सभी राज्यों पर अटैक किया और उनको जीता और एक स्थिति ऐसी ला दी कि संपूर्ण उत्तर भारत को इसने एक सूत्र में बांध दिया। इसीलिए इसे आगे चलकर कालांतर में उत्तरापथीश्वर या सकलो उत्तरापथीश्वर कहा जाता है। ठीक है, हर्ष ने दक्षिण भारत पर भी अटैक किया था। दक्षिण भारत में उस समय जो शासक था साथियों, वो चालुक्य वंश का था।
उसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय भी एक महत्वाकांक्षी और महान सम्राट था। ठीक है, तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध कहाँ होता है? नर्मदा नदी के तट पर। और इस युद्ध में हर्ष की हार होती है, हर्षवर्धन हार जाता है। और ये जानकारी हमें किससे मिलती है? ऐहोल अभिलेख से मिलती है। मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जब हर्षवर्धन अत्यधिक महत्वाकांक्षी हो गया था, जब इसने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार कर लिया था, तब इसने दक्षिण भारत में अटैक करने की सोची। और दक्षिण भारत में जब ये अटैक करने गया तो नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ और उस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हुई। तो इसलिए उस समय जो पुलकेशिन द्वितीय था, एक अभिलेख लिखवाता है, जो अभिलेख ऐहोल अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है, जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐहोल अभिलेख किसका है? तो पुलकेशिन द्वितीय का है। इसमें कौन कौन से राजा की चर्चा है? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय की चर्चा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो हर्षवर्धन के विषय में ये अभिलेख लिखवाया गया है। पुलकेशिन द्वितीय एक व्यक्ति जिसका नाम है रवि कीर्ति से अभिलेख लिखवाता है और उसमें हर्षवर्धन की बहुत तारीफें करता है, बहुत बड़ाइयाँ करता है, सारी अच्छी बातें बताता है उसके बारे में। बताता है हर्षवर्धन उत्तरापथेश्वर है, पूरे उत्तर भारत का स्वामी है, पूरे उत्तर भारत में सबसे प्रमुख राजा है और हर्षवर्धन बहुत दानी है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, सारी प्रशंसाएं लिखवाता है। बस अभिलेख की लास्ट की लाइन में लिखवाता है, लेकिन हर्षवर्धन मुझ पर आक्रमण करता है और मैं पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन को हरा देता हूँ। इसका मतलब है ये उसके साथ साथ एक ही लाइन में बस अपनी महत्वाकांक्षा भी बता देता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना महान हूँ। ये है साथियों ऐहोल अभिलेख, जिसकी भाषा बहुत ही मर्यादित और हर्षवर्धन की तारीफों करने वाली है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने कश्मीर पर आक्रमण करके वहाँ से भगवान बुद्ध का दांत कन्नौज के निकट एक जगह संगाराम में स्थापित था। ठीक है, कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिणी अभियान किया, जहाँ नर्मदा नदी के तट पर दक्षिण में सैनिक अभियान कर कुंतल, चोल, कांची की विजय की। नर्मदा नदी के तट पर इसने कुंतल, चोल और कांची पर तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन बाद में जो इसकी युद्ध है वो किससे होता है? वो होता है पुलकेशिन द्वितीय से, जिसमें ये हार जाते हैं। ठीक है, हर्ष का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तथा विंध्य पर्वत तक, पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी जो असम में थी, ठीक है, वहाँ से लेके पश्चिम में सौराष्ट्र या काठियावाड़ तक, गुजरात तक इसका शासन विस्तृत था। यानी बहुत लंबे भूभाग पर हर्षवर्धन ने राज्य किया है। हर्ष ने संभवतः 647 ईस्वी तक शासन किया है। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उत्तर भारत में अराजकता का माहौल बन जाता है, अराजकता फैल जाती है, यानी सब राज्य के लिए लड़ते हैं। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं। हर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया, वहाँ से भगवान बुद्ध का दांत ले आया और कन्नौज के निकट एक जगह है संगाराम, वहाँ पे उसे स्थापित कर दिया। ठीक है, कश्मीर अभियान के पश्चात हर्ष ने दक्षिण अभियान किया और नर्मदा नदी के तट पर उसने कुंतल, चोल, कांची इन पर विजय भी प्राप्त कर ली। ठीक है, लेकिन बाद में पुलकेशिन द्वितीय से हार गया था। हर्ष का साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला गया था? तो हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, या पूर्व में ब्रह्मपुत्र असम से लेकर और पश्चिम में सौराष्ट्र यानी कि गुजरात तक फैला हुआ था, सौराष्ट्र और काठियावाड़ तक। इतनी लंबे क्षेत्र पर इसने शासन कर दिया था हर्ष ने अपना। और हर्ष ने 647 ईस्वी तक शासन किया है। हर्ष का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए हर्ष की मृत्यु के बाद में माहौल दोबारा से बेकार हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब साथियों यहाँ आप ये हर्ष का वो देख लेते हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी वाला हिस्सा है, तो यहाँ से लेके ये काठियावाड़ गुजरात वाला हिस्सा है, ये उत्तर, और ये दक्षिण में यहाँ नर्मदा नदी के तट तक, ये बहुत बड़े भूभाग पर इसने शासन किया। ठीक है, हर्ष ने कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया। हर्ष कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाता है। ठीक है, वेनसांग इसकी अध्यक्षता करता है, इसीलिए हर्षवर्धन से जो वहाँ के ब्राह्मण वर्ग है वो नाराज हो जाता है। इसी कारण ब्राह्मणों ने हर्ष का विरोध किया। हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता है। प्रत्येक 5 वर्ष बाद महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता है हर्ष। और हर्ष क्या करता है, प्रयाग में अपनी समस्त संपत्ति दान में दे देता था।
ठीक है। छठी महामोच परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया। जो छठवीं महामोच परिषद थी उसमें ह्वेनसांग हिस्सा लेता है। अब ये ह्वेनसांग कौन था? तो साथियों ह्वेनसांग के बारे में आपको जानना होगा। ये एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में आया, बहुत समय तक भारत में रहा और इसका जो आने का प्रमुख कारण था वो था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं करना, बौद्ध धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, ठीक है। ये यहाँ पे आता है ह्वेनसांग और यहाँ शिक्षा ग्रहण करता है नालंदा में और बाद में वहाँ पे अध्यापक का भी काम करता है। आगे हम देख लेते हैं। हर्ष एक विद्वान शासक था। हर्ष की स्वयं 3 नाटकों की रचना की। हर्ष की भी खुद रचना है, एक नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। हर्ष बहुत ही योग्य व्यक्ति था, इसने खुद 3 रचनाएं की हैं, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। जल्दी से रिपीट करते हैं। हर्ष कन्नौज में क्या करवाता था? सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया इसने। ह्वेनसांग इसकी अध्यक्षता की सर्वधर्म सम्मेलन की, इसलिए हर्ष से कौन रुष्ट हो गए? ब्राह्मण। इन्होंने हर्ष का विरोध किया कि एक विदेशी व्यक्ति से आप इसकी अध्यक्षता करा रहे हो, ठीक है। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष में महामोच परिषद का आयोजन करवाता था और हर्ष संपूर्ण अपनी संपत्ति दान में देता था, ठीक है। छठवीं महामोच जो परिषद थी तो ह्वेनसांग ने इसमें हिस्सा लिया। ये क्वेश्चन आ सकता है ह्वेनसांग ने कौन सी महामोच परिषद में हिस्सा लिया? तो छठी महामोच परिषद में ह्वेनसांग ने हिस्सा लिया था। हर्ष एक विद्वान शासक था साथियों। हर्ष ने 3 रचना की हैं जो हैं नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं ह्वेनसांग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग स्थल मार्ग से भारत आया और ये गोवी के मरुस्थल को पार करता हुआ आया था। और ह्वेनसांग साथियों एक बार डाकुओं ने पकड़ लिया था। डाकुओं ने जब पकड़ लिया था तो जैसे तैसे इसकी जान बच पाई थी। तो ये भी बहुत परेशान होकर बहुत लंबा क्षेत्र घूम के गोवी मरुस्थल और पूरा ये जो त्यानसान वाला पर्वत है, त्यानसान और आपका पठार, तिब्बत का पामीर का पठार, इस सब को पार करते हुए भारत में आया था, ठीक है। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और सारे रास्ते घूमते हुए भारत पहुंचा। ह्वेनसांग बौद्ध धर्म की शिक्षा और जानकारी के लिए भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था पहले और बाद में वहाँ पे क्या बन गया था? अध्यापक बन गया था। ह्वेनसांग हर्ष की प्रशंसा करता है, हर्ष के बारे में बहुत अच्छी बातें बताता है और इसी की पुस्तकों से हमें बहुत ज़्यादा जानकारी मिलती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं ह्वेनसांग भारत में लंबे समय तक ठहरा, 645 तक, ठीक है। 645 में फिर ये चीन लौट जाता है और वहाँ अपना ग्रंथ लिखता है सीयूकी इसकी एक पुस्तक है या ग्रंथ है जिसमें ये पूरा अपना यात्रा वृत्तांत भी बताता है। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है यात्रियों का राजकुमार किस चीनी यात्री को कहते हैं? ऑप्शन आ जाएंगे फायान, ह्वेनसांग और भी। तो इत्सिंग तो किसे कहेंगे? ह्वेनसांग को कहेंगे। वर्तमान शाक्य मुनि भी ह्वेनसांग को ही कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार उस समय समाज 4 वर्णों में विभक्त था और उन सब वर्णों में जो सर्वोच्च होते थे वो ब्राह्मण होते थे। उसने ये भी लिखा है कि शूद्रों को किसान कहा जाता था, जो किसानी का काम करते थे वो शूद्र करते थे, शूद्रों को किसान कहा जाता था। उसके अनुसार, ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय लोग दांतों पर काला निशान लगाते थे और कान में कुंडल पहनते थे, ठीक है। रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। ह्वेनसांग भारत से कब गया? 645 में गया था। इसने अपना ग्रंथ कौन सा लिखा था? ये पुस्तक पूछी जाती है उसकी, सीयू की। इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ह्वेनसांग के अनुसार भारतीय समाज 4 वर्णों में विभक्त था और सर्वोच्च वर्ण जो था वो ब्राह्मण था। शूद्रों को इसने किसान कहा है और ये बताता है कि भारतीय लोग उस समय दांतों पर काला निशान बनाते थे और कान में क्या पहनते थे? कुंडल पहनते थे, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं हर्षकालीन प्रशासन कैसा था, ठीक है। तो उस समय बताते हैं कि हर्ष के समय जो कानून था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हर्ष के शासनकाल तथा समाज की जानकारी हमें बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित से मिलती है, ठीक है, और ह्वेनसांग के संस्मरण से भी इसकी जानकारी हमें मिलती है। हर्षवर्धन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी सेना कहा जाता था क्योंकि इसमें पैदल भी थे, घुड़सवार भी थे, रथ भी थे और हाथी भी थे। इनकी कई कई टुकड़ियां थीं, इतनी बड़ी सेना थी इसके पास। राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था।
न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो खुद राजा होता था। ठीक है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। हर्ष का जो शासनकाल है साथियों, इसकी जो जानकारी है वो बाणभट्ट द्वारा रचित पुस्तक हर्षचरित से मिलती है, ये हमने पहले भी देख लिया है, और चीनी यात्री ह्वेनसांग के संस्मरण से भी मिलती है। हर्षवर्धन के पास एक विशाल साम्राज्य था, विशाल साम्राज्य की इसने स्थापना की। हर्षवर्धन की सेना को चतुरंगिणी कहा जाता था क्योंकि इसमें पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, इनकी कई कई टुकड़ियाँ थीं। राजा को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्रियों को सचिव या अमात्य कहा जाता था। न्याय व्यवस्था का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो स्वयं राजा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में जो कानून व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। राज्य में अपराध के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, बहुत कठोर दंड दिया जाता था उस समय। हर्ष के काल में राज्य को सर्वाधिक जो आय होती थी वो भूमि से होती थी, भूमि से टैक्स के रूप में। ठीक है, कर वसूलने वाला जो व्यक्ति होता था उसे भौगिक कहा जाता था। तो टैक्स अधिकारी होता था जो टैक्स वसूलता था उसे भौगिक कहा जाता था। जमीन का हिसाब रखने वाला जो व्यक्ति था उसे पुस्तपाल कहा जाता था। ठीक है, उपज का छठा भाग, जितनी भी उपज होती थी उसका छठा भाग क्या होता था, टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है साथियों, इसे भी रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो ह्वेनसांग क्या कहता है कि हर्ष के समय में जो कानून व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, राज्य में कठोर दंड का प्रावधान था। हर्ष के काल में जो सर्वाधिक आय होती थी वो भूमि से होती थी, और जो कर वसूलता था यानी टैक्स लेता था उसे भौगिक कहा जाता था। जो जमीन का हिसाब किताब रखने वाला अधिकारी होता था उसको पुस्तपाल कहा जाता था। जो क्या करता था साथियों, कितना टैक्स वसूलते थे उस समय ये जनता से, किसान से, तो उपज का छठा भाग इनका टैक्स होता था। ठीक है, तो उपज के छठे भाग को टैक्स के रूप में वसूल किया जाता था। आगे देखते हैं, और अब देख लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें हम हर्षवर्धन के शासन के समय के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो साथियों, हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज या महासावंत कहे जाते थे, यानी कि जिन राज्यों पर हर्षवर्धन ने अधिकार कर लिया था तो वहाँ जो राजा के रूप में राज्य करते थे उन लोगों को महाराज या महासावंत कहते थे। ठीक है, जो प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था और प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी ग्राम, और ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामाच्छपटलिक कहा जाता था। हर्ष के समय में जो मथुरा है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का शासन उत्तर में कश्मीर को छोड़कर सभी प्रांतों में था। ठीक है, हर्ष के समय में नालंदा विहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ पे बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी ना, हीनयान और महायान, तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसे रिपीट करते हैं साथियों। जो हर्ष के अधीनस्थ शासक थे उनको हम महाराज या महासावंत कहते थे। हर्ष का जो साम्राज्य है वो कई प्रांतों में विभाजित होता था और प्रांतों को हम भुक्ति कहते थे। क्या कहा जाता था? भुक्ति। ग्राम हर्ष के समय में सबसे छोटी इकाई होती थी और ग्राम का जो प्रधान होता था उसे ग्रामाच्छपटलिक कहा जाता था। हर्ष के समय में मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष का शासन पूरे उत्तर भारत में था लेकिन कश्मीर में नहीं था, कश्मीर को छोड़कर। ठीक है, हर्ष के समय पर जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आपको हर्षवर्धन अच्छे से समझ में आया है या पुष्यभूति वंश अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।